बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशी वशी गोले चारों का वशत कनाश हमारे शुमे वती वशी प्रोग्राम वशी सुबह उम्मीद कनाश में वश इतना खुश इतना शुमे वशी शुमे खुशी बढ़ जाबे बात मैं बलूच कौम में बलूच चागिर दमा चागिरदानी अवार निस्ताती होगी पाकिस्तान दर मुल्क हमारी में वश विबात खुश विबात शिग्रंज विबात मैं वशी वशी गोले चारों का मैं बलूची कौम वारा कदी घर में बात मलाकात हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा विबात है अल्लाह पाक रहमत शुमे सर अच्छु नाजिल विबात के नूदा निशंस अमा मर्दल जो नादरा हाँ अल्लाह पाक है सुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमा मर्दल जो जीरान दी पानी कनगे अल्लाह पाक है जीरे सुत्ता लास का आमीन 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 सुम आमीन गोले चारों का यकरंदी पदश हमारा वशत का नवे मर्ची की मरागश वशी सोबा मैं चैनल भी वश मैं सुब भी वश और शुमारा दिले जो लांखिया ची मनी तरफ अच्छे क्रंदी पदा सुब भी वशी सलाम गोले चारों का चुक्श में जाने तमश में मेज़बान हुमा अल्लाह दाद माँ कदी गति नामा हुमा रानी गुस्सा कदी हुमा अल्लाह दाद गुस्सा कदी हुमा बलोच चे राज इशी फुश्ता बलोटे के मनी गोले चारों का मैं सस्पेंस तो कवे बम मनी असल नाम हुमा रानी बलोची वले मर्ची मनी दिला गो के मनोती पेती याद पैदा की गुणमती पेते नामे सरवती नामा ची गुशंती बेगरा गुणमनी नाम हुमा अल्लाह दाद जमनी पेते नामी गोला गोले चारों का पिताची आदत यक दुआई कना जो मैं वती वालिदैन नहीं वास्ता अल्लाह पाक मैं दुरसिन वालिदैन जो हस्ता आने सलामत बेका सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका अमा मर्दमान जो वालिदैन दुनिया तो कनया अल्लाह पाक आया ना जन्नत फिरदौस आला मुकाम अता बेका आमीन सुम्मा आमीन और मैं दुरसानी सरा में वालिदानी से आया वालिदैन से आया हमेशा 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 सलामत बीवी गोले चारों को गोड़ मर्ची में प्रोग्राम शुमा अमीर सोच का भी थी कि मर्ची में प्रोग्राम छे हवाले अच्छी गोड़ में ज़्यादा वाद नजर डायरेक्ट हमारा वशा कि मर्ची के में प्रोग्राम और मैं प्रोग्राम में गेस्ट हर प्रोग्राम और हर गेस्ट पे माँ बास खास ही गोड़ा में दिले जो लांकी अच्छी वर्ष की प्रोग्राम में जो मैं गेस्ट ही आई है वशत का ना जाहिद अली मुगल साहब जो मर्ची में प्रोग्राम आद का मैं रिश्ते जाहिद अली मुगल साहब छे टॉपिक एक मैं गुमा अबर कंती माँ शुमारा ची बहुशा कि अगर शुमारा माँ ये पेश वेदार कमो कैमरा स्विच करे तो जाहिद अली ने बगैश पेश वेदार ये लग गई मर्दम रिश्ते लगे कि शेर सीयू 6 साले टीचिंग एक्सपीरियंस ही माँ निश्ता मन यकीन है कि मतलब सीयू 6 साले टीचिंग एक्सपीरियंस मन यंग लग गए इसी पूछते चेर आज ईशा भी मैं जस्ट कने ये टीचर ईशा बारे को जाम चीज़ जानी तो बोले चारों का मास्टर्स को था मोना लोटे कि मैं गलत बहुत हम शेयर जस्ट वेकना के और प्लस एक वशी चीज़ बोले चारों का ये टीचर ट्रेनिंग भी कनाई नहीं मैं कह रहा मर्ची वशी की टॉपिक किया अम्मा टीचर जो मारा वानी ना जो मारा ट्रेन कना मारा मैं मुस्तकबिल वहाँ से ट्रेन करना कि हमारा 6 कनक लूटी अमा मर्द मारा चो ट्रेन कने नक भी जो हमारा उस्ताद सोच दे उस्ताद ना भी मर्दम ट्रेन करना गुड़ा में सब उस्तादों के उस्ताद मैं कह मर्ची निश्ता गुड़ा में दिले जोलां के ची अकरंदी पदा वती मरागश तो का जाहिद अली मुगल साहब वशत कने गोले चारों का पहले एक चीज़ें देखे मैं मर्ची की गेस्ट देखिए चागिरदा से ब्लॉग का गुड़ बिल्कुल शुमा सर सही समझे थे बच्चे गोशक लूटियाँ कि मर्ची की में मरागा शुरू तो कभी भले जब मनोती वशी वशी क्यूटी क्यूटी वश रंग की गले चारों का नहीं मकब जनगी भाई वर्ष में मोती बलूची जबान वशी बलूची जबान है ताक अब जना भले वती जो मैं गेस्ट ही आई मोती राबता ही जबान उर्दू है ताक अब जना गोले चारों का यकरंदी पता नहीं मैं उर्दू है तो को वेलकम करी मैं गेस्ट ताकि गेर समझा बैठी अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम कैसे ठीक है आप खैरियत से बिल्कुल ठीक खैरियत खुशबाश कैसे लग रहा है आके सुबह सुबह नहीं बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा आपका सेटअप अच्छा है माशाल्लाह नहीं मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगी आप अपने बारे में मुझे जरा बताएं मैं कंफ्यूज हूँ वो 36 इयर्स वाले अच्छा तो एक्चुअली बात ये है कि 14 साल की उम्र से मैंने बाज़ाब्ता बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया। अच्छा यानी मैंने जब मैट्रिक पास किया मैट्रिक मैंने इम्तिहान पास करने के फ़ौरन बाद ही मैंने बाज़ाब्ता बोर्ड पर चाक से पढ़ाना शुरू किया। तो ये वाक़या 36 इयर्स पहले का है 1986 का 1986। तो असल में हम बिल्कुल मुतवस्सत फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जैसे ही हमने मैट्रिक किया वालिदैन ने बोला भाई हम नहीं पढ़ा सकते आपको। अच्छा अब आपको पढ़ना है तो खुद पढ़ना है। अच्छा हमने ये फैसला किया कि पढ़ने के लिए अब आगे कैसे बढ़ा जाए। एक तो ये होता है कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब पे चले जाएं आप। बिल्कुल अगर आप जॉब पे चले जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब फेल हो जाती है। तो मैंने और मेरे बड़े भाई ने ये डिसीजन लिया कि बजाय इसके कि हम जॉब पे जाएं हम टीचिंग करेंगे और टीचिंग से जो पैसे हमें मिलेंगे वो हमारी आगे की तालीम के लिए भी हम उसे सर्व करेंगे और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे।
तो ये वजह है कि वो जब मैं 14 साल का था तब से मैंने जो है ना पढ़ाना तभी शुरू मैं किया। सोचूं नहीं वो सीआईडी वाला कुछ तो गड़बड़ है दया। बिल्कुल। बिल्कुल मैं हैरान हूँ, लग तो रहे यंग, 36 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसे, आखिर ये माजरा क्या है, वो गालिब की तरह आखिर ये माजरा क्या है। बिल्कुल। अच्छा आप अपने बारे में बताएं, स्कूलिंग कहाँ से किया आपने, क्या इतने मास्टर्स किए हैं आपने, इतने मास्टर्स किए हैं? तो मैं स्कूलिंग तो बिल्कुल कॉमन रही, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे हमारे सोसाइटी में, और प्राइवेट स्कूल का इतना चलन नहीं था उस ज़माने में। और फिर उसके बाद मैंने इंटर किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया। गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर करने के बाद फिर मैंने गैप किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। अच्छा। और मैं तकरीबन 4 साल लाइब्रेरी में बैठा जाके। हमारे यहाँ कुरंगी के अंदर एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, मॉडल लाइब्रेरी। तो 4 साल तक मैंने वहाँ स्टडीज़ की, जर्नल स्टडीज़। अच्छा। मुताल्ला, उसमें अदब है, तारीख़ है, उसमें मज़हब है, ठीक है ना। और बेसिक चीज़ें जो मैं इंटर तक पढ़ चुका था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मुझे इल्म नहीं था। बिल्कुल। कि हम उसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो उस लाइब्रेरी में बैठ के 4 साल का मैंने ड्यूरेशन जो बीच में लिया, उसमें मैंने दरअसल हर चीज़ को अपनी नज़र से अब पढ़ना शुरू किया। जी। पहले तो मैं इम्तिहान के लिए पढ़ रहा था, लेकिन मैंने उसको सीखने की कोशिश की कि ये है क्या, इसका आम ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या है, हम कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया। उसके बाद मेरा पहला मास्टर जो है फ़िज़िक्स में है, जो मैंने उर्दू साइंस कॉलेज, उस ज़माने में वो कॉलेज होता था, अब वो यूनिवर्सिटी हो गया है। तो उर्दू साइंस कॉलेज में मैंने अपना मास्टर पहला कंप्लीट किया। कौन से कैंपस में किया था आपने? ये गुलशन इकबाल अच्छा। कैंपस है। अगर मैं आपसे कहूँ तो मैंने इसी के अब्दुल्ला कैंपस में मास्टर्स किया है। अच्छा, अब्दुल्ला कैंपस से, ठीक है। तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो क्योंकि हमने जब फिज़िक्स पढ़ी, मास्टर्स किया, तो उस ज़माने में कंप्यूटर का एक बूम आया, और हर आदमी जो है वो कोशिश कर रहा था कि मैं कंप्यूटर की फील्ड के अंदर बिल्कुल बिल्कुल चला जाऊँ। जितनी जॉब्स थी, जब भी आप अखबार खोलें उसमें जितनी जॉब्स हैं सारी की सारी कंप्यूटर से मुताल्लिक़ हैं। तो फिर मैंने स्विच किया फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद, बजाय इसके कि फ़िज़िक्स की बेसिस के ऊपर मैं जॉब करूं, मैंने फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर एक और मास्टर्स किया। ये आपका सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस है यहाँ। मिक्स नहीं हुआ सब कुछ? नहीं, असल में देखें, जब फिज़िक्स का जो स्टडीज़ है ना, वो बुनियादी तौर पर आपको मैथमेटिक्स और साइंस की और इलेक्ट्रॉनिक्स की वो बुनियादी मालूमात फराम कर देता है। बिल्कुल। मैं ये बोलूँ कि लोग फिजिक्स से भागते हैं और यहाँ पे लोग फिजिक्स में मास्टर्स कर रहे हैं। यही चीज़ है, मतलब हाँ, लोग भागते हैं। ये मैंने देखा। अब बल्कि आप जिस 2023 में अगर आप बैठें तो मैं देख रहा हूँ आप फिज़िक्स पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे सो जाते हैं। यही चीज़ है, मतलब फिजिक्स क्यों है, आके क्यों है? हाँ, नहीं उसको बच्चे समझते। और अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है तो वो तो लाजमी उनको दे रहे हैं, क्योंकि फोकस आउट हो गया आज के बच्चे का, वो ज़्यादा देर तक किसी एक चीज़ को फोकस नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉब्लम आ गया। तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया, और कंप्यूटर साइंस में मास्टर करने के बाद फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई अपनी, और 7-8 साल तक मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता रहा। फाइनेंशियली, क्योंकि मुझे अपने आप को स्टेबल करना था, तो वो 5-7 साल वहाँ चले गए। लेकिन 7 साल लगाने के बाद मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। परेशानी किस बात की? परेशानी इस बात की कि मेरी जो स्किल्स हैं, मेरी जो नॉलेज है, उसका आम आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया। क्योंकि मैं तो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, कंपनी को दे रहा हूँ, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, चंद लोगों को मेरी उस नॉलेज से, उस इल्म से, और 4 साल का जो मेरा मुताल्ला वो कहाँ गया, वो मैं कैसे डिलीवर करूँ। बिल्कुल, ये सवालात मेरे सामने खड़े हो गए। एक तो ये मसला, दूसरा मसला ये था कि हम जब सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो जहन हर वक्त चलता रहता है, हम कोड के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उसमें मेरा नमाज, मेरी फैमिली सब डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने स्विच किया। तो मैंने ये सोचा कि मुझे कौन सी फील्ड अब अपने लिए मुंतखब करनी है कि जिसमें मैं अपनी सर्विसेज दूंगा। तो पहले से क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, मेरा स्कूल था, लेकिन क्योंकि मेरा फोकस अपना आउट कर लिया था फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की वजह से, मैंने उसको फिर छोड़ा और वापस अपने
उसी पुराने ट्रैक पर स्कूलिंग टीचिंग उसमें मैं वापस आया, क्योंकि मैं ये समझता था कि मैं दरअसल जो कुछ मुझे खुदा ने सलाहियत दी है उसे मैं कामन आदमी तक स्कूलिंग के ज़रिए पहुंचा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया 2008 के अंदर, मैंने ये फैसला किया कि मैं अब सॉफ्टवेयर का काम नहीं करूँगा बल्कि मैं पढ़ाऊँगा और मैं अपनी सारी सलाहियतें अब टीचिंग के ऊपर दूँगा। स्कूल तो मैं खोल चुका था पहले ही, लेकिन स्कूल के अंदर फिर मैंने ये भी सोचा कि बुनियादी तौर पर स्कूलिंग बेस करती है टीचर पर। बिल्कुल। अगर टीचर आपके पास अच्छे हैं, ट्रेंड हैं, तो आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होगी। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, उसमें टीचर ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सही है ना? यानी एक लड़का या लड़की इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं और एकदम एक लम्हे के अंदर वो टीचिंग में आ जाते हैं। तो वो जो गैप होता है ना स्टूडेंट से लेके टीचर तक का जो सफ़र है, वो उन्होंने फिल नहीं किया होता। वो खड़े हुए हैं बोर्ड के ऊपर, लेकिन खुद भी क्या है दरअसल एक स्टूडेंट ही हैं। बिल्कुल। तो एक स्टूडेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो टीचर नहीं, उसकी मेंटल एबिलिटी या उसकी जो जैसे एजुकेशन के सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं ना, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, अगर हम टीचर बनने के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़े तो उसमें ये होगा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। हमने स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप पढ़ी है, पर जो टीचर्स का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन होता है वो हमने नहीं पढ़ी। हाँ, नहीं, फिर दूसरी बात ये है कि माइंड सेट जो है, यानी एक टीचर का जो माइंड सेट है, अगर वो माइंड सेट एज ए टीचर ही नहीं है, बिल्कुल, वो स्टूडेंट है, तो फिर वो अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसमें उसको ट्रेन करना है, लोगों को चेंज करना है, लोगों को तब्दील करना है, वो उसके अंदर डेवलप नहीं हो सकती। तो इस लम्हे पर आकर मैंने ये सोचा कि एक तो ये है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा स्कूल है, मैं अपने असातिज़ा को ट्रेन करता हूँ, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं हफ्ते में 2 घंटे सोशली लोगों को ट्रेन करूँगा। वाह। फिर मैंने क्या करा, फेसबुक आम हो गया था 2010-11 में, तो मैंने फिर फेसबुक के ऊपर ऐलान किया अपने पूरे इलाके के असातिज़ा को कि आप आएँ, सैटरडे के दिन 2 घंटे में टीचर ट्रेनिंग की क्लासेस आपकी लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि ये मैं समझ रहा था कि मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नशिस्त में 40-40, 50-50 टीचर जो है वो मेरे पास मौजूद होते थे, और मैंने फिर एक पूरा सिलसिला, अच्छा फिर मैंने ये दूसरा काम ये किया कि उसको मैंने हवा में नहीं छोड़ा, उसको मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके मैंने अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाया, उस चैनल के ऊपर उसको मैंने अपलोड करना शुरू किया। उसका बेनिफिट ये हुआ कि वो जो 40 लोग वहाँ थे उन्होंने भी उसको लर्न किया, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, जो ये सर्च कर रहे होते हैं कि हम कैसे अपने टीचर्स को ट्रेन करें, हम कैसे जो है ना उनको उस स्टूडेंट मेंटेलिटी से निकाल कर एक टीचर की मेंटेलिटी तक लेकर आएँ, तो उनको वो जो क्लिप्स थे मेरे, वो जो वीडियोस थी, लेकिन मैंने क्योंकि वो वीडियोस इस लिहाज से नहीं बनाई थी कि उसे मुझे कमर्शलाइज़ करना है, बिल्कुल, तो वो 1-1 घंटे की वीडियो थी, तो लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे भी उसका हौसला मिला, क्योंकि लोगों ने कमेंट्स किए कि सर ये आपने सीरीज़ बहुत अच्छी बनाई है, अब इस पर सीरीज़ बनाइए। फिर डिमांड्स आना लगी कि सर इस मौजू पर आप टीचर्स को ट्रेन करें। फिर डिमांड ये कि सर आप टीचर्स को तो ट्रेन कर रहे हैं, ये जो 9th और 10th क्लास के बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, बिल्कुल, और इन बच्चों को कैरेक्टर इनको कैसे हम डेवलप करें। तो फिर मैंने बजाय इसके कि टीचर्स को ट्रेन करता, मैंने 9-10 के स्टूडेंट्स को अपने इलाके के स्कूलों के जमा किया और उनका एक कैरेक्टर बिल्डिंग का पूरा एक कोर्स जो है वो मैंने डेवलप किया, जिसमें मैंने 40 ट्रैक्स जो है वो लिए कि वो खुसूसियात जो हर स्टूडेंट्स के अंदर आपको डेवलप करनी है। तो वो बहुत बूम हो गया, उसका बेनिफिट बहुत हुआ। पेशावर में, तो लाहौर में, तो कोयटा में, बहुत सारे इलाकों के अंदर जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उनको उस चैनल के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होना शुरू हुआ। तो ये था मेरा सफ़र। 2012 में आके फिर मुताल्ला मेरा काफ़ी था, किताबें मैं बहुत पढ़ता था, आदत थी मुझे किताबें पढ़ने की, तो मैंने फिर फ़िलासफ़ी में मास्टर्स किया। मतलब इतने मैं काउंट कर रही हूँ अब फिलॉसफी में मास्टर्स आ गए, 3 हो गए। हाँ। तो
तो अगला जो मेरा मास्टर्स था वो फ़िलासफ़ी में था। बुनियादी बात ये थी कि मैं जो है वो जो दो टाइप की लाइफ होती है ना, एक लाइफ ये है कि आप सिचुएशनल बेस्ड लाइफ गुजार रहे हैं, यानी जैसी सिचुएशन है वैसी जो है वो आप लाइफ गुजार रहे हैं, और एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ, ठीक है, जिसमें आप सिचुएशन को सामने नहीं रखते, आपके अंदर एक प्रिंसिपल होता है, बिल्कुल, उस प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर आप लाइफ गुजारते हैं। अच्छा, जब आपके पास प्रिंसिपल होता है तो आप सिचुएशन को हैंडल करना, उसको मोल्ड करना, उसको बदलने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो मुझे दरअसल प्रिंसिपल चाहिए थे, अच्छा, लाइफ के, टीचिंग के, मतलब मज़हब के। तो मैंने कहा ये प्रिंसिपल मुझे कहाँ से मिलेंगे? तो एक ही सब्जेक्ट आपके पास है, वो है फ़िलासफ़ी। जब आप फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं तो दरअसल आप सारी चीज़ों को छोड़कर उन बुनियादी प्रिंसिपल्स की तरफ चले जाते हैं, जिसकी बेसिस पर अब आपको हर चीज़ को हैंडल करना है। बिल्कुल। तो ये जो मेरा सफ़र था फ़िलासफ़ी पढ़ने का, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो अननोन थी, जो डायरेक्शनल नहीं थी, बिल्कुल बेबुनियाद थी, समझ लीजिए आप ऐसी बस। हम आपके फिलॉसफी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वो टीचिंग वाला टॉपिक था उसकी तरफ मैं आ जाऊँ, क्या आप मुझे ये बता दें छोटा सा, कैसे ट्रेन करते थे टीचर्स को, कैसे समझाते थे कि कैसे करना है? अगर एक शॉर्ट ट्रेनिंग आप हमें यहाँ पे दे दें या बता दें कि कैसे ट्रेन करते हैं आप लोग टीचर्स को? देखें, दो डायरेक्शन है टीचर्स को। जब आप ट्रेन करने जाते हैं तो आपके जहन में दो डायरेक्शन होती है। एक तो होता है जर्नल ट्रेनिंग। बिल्कुल। जर्नल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जिसमें आप एक टीचर को, जो कि स्टूडेंट है, उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं एक टीचर के अंदर। इसमें हम उसको पढ़ाते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियरिज्म, यानी आपका जो बच्चा है वो, उसका जो बिहेवियर आपके सामने है, तो पहले आपको ये पता चलेगा बिहेवियर कितने टाइप के हैं। बिल्कुल। तो बिहेवियरिज्म हम उसको पढ़ाते हैं। उसके बाद टीचिंग मेथडोलॉजी में जब आते हैं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, हमारे यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी एक पूरा प्रोसेस है, वो हम उसको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो सारी ट्रेनिंग है इसका ताल्लुक़ जो है वो एक स्टूडेंट को एक टीचर बना, ये ब्रिज आप डेवलप करते हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि आप एक स्टूडेंट को एक टीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो लेस हो जाता है उस फ़िलासफ़ी के साथ कि क्लासरूम क्या होती है, बच्चा क्या है मेरे पास, टीचिंग फ़िलासफ़ीज़ क्या हैं, टीचिंग की मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, यानी अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा मेथड है। उसके पास जहन में 6 मेथड होते हैं। वो मुख्तलिफ़ क्लासेस में जाता है, जब मैट्रिक में जाता है तो वहाँ मेथडोलॉजी कोई और इख्तियार करनी पड़ती है, छोटी क्लास में होता है तो वहाँ कुछ और उसको पढ़ाना पड़ता है। ये सारी बातें जब हम उसको बता रहे होते हैं तो ये उसकी होती है एक जनरल ट्रेनिंग। इस जनरल ट्रेनिंग के अंदर हर टीचर शामिल हो सकता है, किसी भी किस्म का टीचर हो। अच्छा। चाहे वो छोटी क्लास को पढ़ा रहा हो, चाहे वो बड़ी क्लास को पढ़ा रहा हो, इवन ये कि वो अगर ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा रहा है तो उसको भी इस ट्रेनिंग की लाजमी ज़रूरत है। ट्रेनिंग का जो दूसरा पार्ट होता है वो ये होता है स्पेशल सब्जेक्ट ट्रेनिंग। यानी आप अगर मैथ पढ़ा रहे हो तो अब आपको मैथमेटिक्स के अंदर माहिराना सतह पर लेकर आना अपने आप को। तो उसकी सारी बेसिक्स, उसके सारे गुर, उसकी सारी मेथडोलॉजी, उसके मकासद क्या हैं, यानी आप मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ से सवाल शुरू करते हैं बिल्कुल कि मैथ आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका एंड रिज़ल्ट आप क्या चाह रहे हो, क्या गोल है आपका। तो फिर उसके बाद हम उसकी सारी टेक्निक्स, फिर उसकी सारी बुनियादी चीज़ें जो आज से 400 साल पहले से चली आ रही हैं, 800 साल पहले से चली आ रही हैं, वो हमें उसको सब्जेक्ट ट्रेनिंग के तौर पर देना होता है। तो ट्रेनिंग की ये दो डायरेक्शन होती हैं, एक जनरल ट्रेनिंग और एक सब्जेक्ट ट्रेनिंग। हम ये देख रहे होते हैं कि अगर टीचर बिल्कुल नया है तो फिर हम उसे जनरल ट्रेनिंग से शुरू करते हैं। हम ये देखते हैं नहीं, टीचर तो बहुत पुराना हो गया, इन सब चीज़ों को जानता है लेकिन अपने सब्जेक्ट में सही परफॉर्म नहीं करता। बिल्कुल। तो फिर हम बाज़ाब्ता जो है वो ट्रेनिंग सेशन अरेंज करते हैं। जैसे ड्राइंग पढ़ानी है, अब ड्राइंग कैसे पढ़ानी है, हमारे यहाँ तो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जाना है और रंग भरवा देना है। बिल्कुल बिल्कुल। या ड्रॉ करा देना। हाँ, ड्रॉ करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राइंग की पूरी फिलॉसफी है। सवाल यहाँ से शुरू होगा कि आप ड्राइंग क्यों पढ़ा रहे हैं। अब ये सवाल मैं आपसे करूंगी, आप ड्राइंग क्यों पढ़ाते हैं? ड्राइंग क्यों पढ़ाते हैं? देखिए, जो ड्राइंग है ना,
वो बुनियादी तौर पर उसका जो मकसद है पढ़ाने का वो ये है कि आप सोच को अमली शक्ल देने की एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। ओ ठीक है ना, जो हम सोचते हैं, देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गया, हमारे यहाँ जो बच्चा है, लोग हैं, कौम है, वो शेख चिल्ली है। सोचती वो बहुत है लेकिन एक्शन में नहीं लाती। अच्छा, ये जो बुनियादी ट्रैक होता है ना बच्चे का, कि उसने ये सोचा कि उसके जहन में एक शेर है, एक पतंग है, उसे ड्रॉ करना, ये उसके जहन में है, और ये जो वो ड्रॉ कर रहा है ये उसका एक्शन है। सोच को एक्शन में कन्वर्ट करने की एबिलिटी आप दरअसल ड्राइंग से पैदा करते हैं। वाह, मेरा एक तो ये हो गया ड्राइंग पढ़ाने का मकसद। फिर दूसरा ये है कि ड्राइंग में जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है बच्चे की, बच्चे फितरी तौर पर डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग मैथमेटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कुछ आर्टिस्टिक होते हैं। तो जो बच्चा आर्टिस्टिक है उसको आपको वो बुनियादी चीज़ें देनी हैं जिससे उसका वो जो रुझान अंदर है वो लेकर आया, पैदा हुआ है, उसी रुझान पे उसको जिला मिले, उसमें इन्हेंसमेंट आए। ठीक है ना, अगर आप उसको सिंपल सिर्फ ड्राइंग रंग भरना सिखा देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर का जो आर्टिस्ट है जिसको आपको ग्रो करना था डे बाय डे, वो आप उसको ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो दूसरी आपकी एबिलिटी ये है कि ऐसे बच्चे जो आपके क्लासरूम में बैठे हुए हैं जो बुनियादी तौर पर पैदाइशी आर्टिस्ट हैं, उनको आपको ग्रूम करना है। ये दूसरा बुनियादी मकसद हो गया। उसके बाद है स्किल्स। अब आपको स्किल्स पढ़ानी होती हैं। अब ये स्किल जो है ना, आर्ट की तकरीबन 7 स्किल हैं बुनियादी। उसमें कलर थ्योरी है, आपको कलर थ्योरी पढ़ानी है बच्चे को। अच्छा, ये पढ़ानी है। देखें करने के अंदर हमारे मैं हैरान हूँ, ड्राइंग में हम सिर्फ कलर करके कुछ बनाते हैं, इसमें भी इतनी सारी थ्योरीज पढ़ानी है। अब मैं ये कह रहा हूँ ना आपको, जब मैं अपने यहाँ ड्राइंग की क्लास लेता हूँ तो मेरे यहाँ जो असातिज़ा बैठे होते हैं वो सब हैरान होते हैं कि सर इसमें तो पढ़ाने की बात भी आ गई है, इसमें तो पढ़ाना है, आपको कलर थ्योरी पढ़ानी है। कलर मिक्सिंग कैसे होती है, कौन कौन से कलर फंडामेंटल हैं, कौन से कलर जो है वो सेकेंडरी हैं, उनके मिलने से कौन से नए कलर बनते हैं, शेड्स क्या होते हैं, टिंट्स क्या होते हैं, बेशुमार चीज़ें इसके अंदर जो आपको पढ़ानी होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पहला आपका कलर थ्योरी हो गई। उसके बाद शेप, बेसिक शेप क्या होती है, बेसिक शेप से आप नए शेप कैसे निकालेंगे। तो ये 7 स्किल हैं, फिर आपको 7 स्किल पढ़ानी होती हैं। तो मैंने 11 किताबें लिखी हैं ड्राइंग पे। वाह, अगर मैं एक बात कहूँ जाहिर साहब कि अगर पहले जैसे हम ड्राइंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, ड्राइंग के पीरियड को, कि एक तो शॉर्ट पीरियड होता है, एक तो कलर करके एंजॉय करेंगे। अगर आप पहले आते ना हमारे स्कूल में और पता चलता कि ड्राइंग में भी ये सब पढ़ना है, तो ड्राइंग का पीरियड नहीं। मैं आपको बताऊँ, ये जो आपने बात कही बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल नहीं, जब आप उसकी लॉजिक बताते हैं ना। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए 2nd क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं और उनके पास कलर में ऑरेंज कलर है। मैं कहता हूँ ये ऑरेंज कलर छोड़ दो बेटा, एक ऑरेंज है, नारंगी है, उसकी शेप बनी हुई है, आउटलाइन है, और मैं उसको कहता हूँ कि इसमें से आप पहले रेड कलर निकालिए, बेसिक कलर रेड है, वो भरिए। बच्चा वो भर देता है। मैं कहता हूँ इसमें से येलो निकालिए और अब इसी के अंदर येलो भी भरिए। तो जैसे ही उसमें येलो भरता है और वो हैरान होता है, वो उस एक्सपीरियंस से गुजरता है। हाँ, कि यार ये जो कलर ऑरेंज है ना, एक्चुअली ये ऑरेंज कलर एक्चुअल कलर नहीं है, ये दरअसल, तो वो जो एहसास है ना, वो एहसास उसको बहुत खुशी देता है अंदर से। मैं देखा है बच्चों को जो है ना, उनकी आंखों में चमक देखी है कि जब वो कलर को खुद डेवलप करते हैं, यानी ग्रीन कलर है तो वो ब्लू से और येलो से मिला के बच्चे ग्रीन कलर बनाते हैं। यहाँ तक कि 3री 4थी तक बच्चे सिर्फ 3 कलर इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, जो बेसिक कलर है। वो कहते हैं आप ये 3 पेंसिलें हमें दे दें, जो आप बोलेंगे हम वो वाला कलर इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। वाह। तो इसमें ये बात नहीं जो आप कह रही हैं कि अगर हम नहीं, इतना पढ़ना, मैं समझी कि उसके बाद वही पढ़ना होगा, थ्योरी नहीं, ऐसी चीज नहीं है असल में। वो जो ऐसी चीज होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे भाग जाएंगे। मैं तो यहीं पे भाग जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैंने जैसे मिसाल देते हुए ये बात हाँ। कही कि हम जैसे ड्राइंग जब हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं तो फिर हम सब्जेक्ट ट्रेनिंग के अंदर उस सब्जेक्ट की जुजियात, उसकी फ़िलासफ़ी, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसका मकासद क्या हैं और फिर उसकी स्किल्स क्या हैं, ये सब हम उस टीचर ट्रेनिंग में बता रहे होते हैं। जैसे सर आपने ये कहा कि आपने किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों के हवाले से ज़रा हमें बता दें। ड्राइंग की मैंने 11 किताबें लिखी हैं, नर्सरी से लेके 8वीं जमात तक के लिए, और वो कॉमन बुक नहीं है। हैरत अंगेज़ बात है कि आपने और हमने ड्राइंग की पतली पतली सी किताबें देखी हैं। बिल्कुल। मेरी जो ड्राइंग की किताब है पहली क्लास में या नर्सरी में या 8th में, उसके पेज की तादाद है 110। वाह। उसमें वो जो 7 स्किल है ना, उसको मैंने ऐसे फैला दिया है पूरे कोर्स के अंदर। बुनियादी स्किल जो 7 हैं वो फैला दिए। फिर उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, तो उसमें जब आप प्रैक्टिस, हम ये समझते हैं कि एक हफ्ते में 2 पीरियड आपको ड्राइंग के जो है कम से कम बच्चों को पढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। 2 पीरियड अगर उनके पास होते हैं तो वो क्लास के अंदर भी कुछ चीज़ें बनाएं और फिर घर पे भी जाके कुछ चीज़ें, तो उनके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि वो यहाँ क्लासरूम में भी कुछ कर सकें और घर पर भी कुछ कर सकें। तो मैंने जब सिलेबस खुद लिखना शुरू किया था तो मैंने 2 हफ्ते में 2 पीरियड के हिसाब से जब इसको फैलाया तो वो जाके 110 पेजेस पे जो है जाके किताब ख़त्म हुई। तो वो एक बड़ा स्पेशल कोर्स है। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ मेरी ये किताबें चल रही हैं और वो बहुत हैरान होते हैं, उनके असातिज़ा बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो 7वीं जमात और 8वीं जमात के स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त ड्राइंग बनाते हैं। बहुत खूबसूरत उनकी जो है ना आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप हो जाती हैं। वो इवन ये कि मैं ये भी करता हूँ अपने इलाके में जो है वो एग्जीबिशन, फ़ोटो एग्जीबिशन, पिक्चर एग्जीबिशन करता हूँ, जिसको हम कहते हैं आर्ट एग्जीबिशन। उसमें सारे इलाके के स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी अपनी जो है वो पोर्ट्रेट और अपनी अपनी चीज़ें लाके लगाते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उसमें क्या होता है, उसमें फिर हमने इनाम भी रखा होता है कि जो फिर पेरेंट्स आते हैं सारे, वो वोट करते हैं उस तस्वीरों को कि कौन सी तस्वीर जो है ज़्यादा बेहतर है उसके अंदर। फिर हम उस बच्चे को इनाम देते हैं, 3 बच्चों को इनाम देते हैं। तो इससे वो जो ड्राइंग का पूरा एक इम्पैक्ट जो है वो डेवलप होने में मदद मिलती है। नहीं, आप जो बता रहे हो जिस चीज़ को, उसको मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये है ना, जो अगर मैं आपकी ये ना बातों में खो गई, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि एग्जीबिशन हो रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और बच्चे कितने खुश हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर अभी जायसा मैं आपसे कहूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक जा रहा है और पर ना अभी टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। मेरा दिल नहीं करा, मैं वापस उसी अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में खो जाना चाहती हूँ कि पेरेंट्स आके वोट दे रहे। ये बहुत अच्छा है, पर अभी टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक लेंगे गोले चारों का अनुवाद भी थे गोंडोई ब्रेक की मैंने टॉपिक बाज मर्ची वश रहोगे मैंने दिल ना उसके ब्रेक जीरगा मैं उसे शुमा भी इंजॉय कर गए थे, इंजॉय बिकने भले चे हमारा ब्रेक सूरत कपिए गोंडोई ब्रेक की और मानू रवे अन्नू का वशत के गोले चारों का आज मैं ब्रेक से पहला गप जन गई थी कि टीचरानी ट्रेनिंग के हवाले अच्छी कि उस्ताद छूँ ट्रेन का नगवा मैं हैरान भी था कि चलो गवर्नमेंट जो उस्ताद बा समझक आए थी या बास वाला भले प्राइवेट जो टीचर्स बहन थी आया नहीं भी ट्रेनिंग बही थी जो इधर हमारे साहिब साहब को क्या आए छी वड़ा ट्रेनिंग करवाई ना और ये बात शरी चीज़ें चे मर्ची इधर मान इश्तगा मना खबर न भी था कि ड्राइंग भी अगर मैं गोशा टीचरा ना वानी ना ये ड्राइंग चो चौका ना सिक्कारी माँ वह ड्राइंग को गोड़ा मामी समझता ड्राइंग का बस कलर कनगी नहीं एक कलर आने भी थ्योरी बा ड्राइंग के शमनी अलग गुब्बारे चिच्चो थ्योरियाँ और इसे ड्राइंग के सारा भी जो खिताब लिख किताब मैं ये चीज़ अच्छी बाज हैरान भी बीता और मैंने बात शर लगे कि मैंने इल्म में तो कई चीज़ इजाफा बीता कि ये चीज़ चुशी और मैं उम्मीद करना कि शुमेल में तो कभी ये चीज़ का इजाफा बीता नहीं शुमा समझता और ये चीज़ शुमा समझता अगर स्कूल ना समझाई ना गोड़ा ये चीज़ शुमा लोग वत वती चौकाना
सरपदी दाद कने अगर जैसे जायद साहब गोश्त की शीवती यूट्यूब चैनल भी अस्ती या मुदे शी जो बाज़ी लेक्चर्स वगैरह हम जो टीचर ना सोचते हैं उदा अपलोड भी तगा और बाज़ी मर्दम ऐशा ना बाज़ दोस्त दाता बाज़ अप्रिशिएट कोता कमेंट कोता बाज़ वायरल बुत तगे शी बाज़ी तौर से चीज़ निगोड़ा हमें चीज़ मनी दिमाग चल गई कि ये वो मारा इदा पूरा निश्तगा ट्रेनिंग दात ना कच के में वाद बाज़ कम भी इतने मरागा शी जो मलूटा के बाज़ भी बले बीत ना का कि मन आलोटा के मोती गोले चारों का ना अंचो यल विद्या मोशा इदा मैं अगर कोई टीचर है यत का टीचर नहीं टीचर है यत का मैं कह रहा आप भी शुमार चीज़ें सोच बेदा और माँ भी एक चीज़ें बेसिक की चिया माँ अमूमन वती चौका ट्यूशन है रवान दीवान इनके वास्ते अगर मैं शी वीडियोस वगैरह बेचारी और अमा चीज़ मैं वती जिंदा समझा कहती गो ट्यूशन है पैसा भी बच्चा और मत चौका वह सीधा से लुगा वानी इनका नहीं गोड़ मामी चीज़ें जिसका ना जायद साबर है कि शी यूट्यूब चैनल है नाम चाहिए और शुमार सजेस्ट का नाम कि शुमा बुरुए थे शी यूट्यूब चैनल है शी जो अच्छी जो वीडियोज़ वगैरह शा बेचारे था चिया वीडियोज़ में शुमारा अमा वीडियोज़ है वैसे चार के वास्ते जो बास कार चीज़ बयान थी उदा शुमारे सिक्का की चीज़ मिली थी गोड़ अमा मर्दम जो इंटरेस्टेड हमारे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है कि मतलब टीचिंग बेकना टीचर स्टूडेंट अच्छे टीचर चूँ बना स्टूडेंट अच्छे टीचर सफ़र चूँ बैठी ये चीज़ मारा बाज वशी सरेदा समझाएं जायद साहब भले शी डिटेल है तो का जो क्लासेज शी लेक्चर्स आए शी यूट्यूब चैनल अपलोड है वजह करनी शेयर है कि शी यूट्यूब चैनल है नाम छी जायद साहब समझ में आए मैंने क्या कहा है। हाँ, आपने सारी तफसील बता के ये भी कहा कि यूट्यूब चैनल पे सब चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता। मेरे नाम से है जाहिद अली मुगल, आप सर्च करें यूट्यूब पे जाके तो चैनल जो है वो आ जाता है और उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की कि उसको लिस्ट कर दूँ। टीचर्स के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए, उसमें पेरेंट्स ट्रेनिंग भी हैं। वाओ गोले चारों का एशिया माची बहुशा के अवधा टीचरें वास्ता अलग, पेरेंट्स आनी वास्ता अलग और जो 9th और मैट्रिक वाले स्टूडेंट है जो गप जाती ना ई मना बात शर लगे निगोड़ा में टीचर्स आनी बाबत वो गप जा कि आज चून आयना ट्रेनिंग दंती चू नी पेरेंट्स बच्चे तगा और 9th और मैट्रिक वाले स्टूडेंट बच्चे तगा मोगोशी शानी बारो कमोई मारे सरपति बेदा के शाना चून ट्रेनिंग दस चून सोच देती और खासकर पेरेंट्स आनी चून मतलब ट्रेनिंग बैठी गोड़ मोगोशे शोती यूट्यूब चैनल नाम भी को कि जायद अली मुगल नाम में सरे गोश में बुरुएता बेचारता ज़रूर। आप मुझे बताएं कि अब ये पेरेंट्स वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसमें पेरेंट्स को कैसे पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाता है? हाँ, एक्चुअली बात ये है कि ये जो पूरा आपका तालीमी अमल है ना, इसके 4 लोग इसके मिलकर काम करते हैं तो फिर नताइज निकलते हैं। बिल्कुल। एक तो स्कूल की इंतज़ामिया यानी जो ऑनर्स हैं, जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, एक तो वो उनको भी ट्रेन करना ज़रूरी होता है। आप तो मैंने उनको भी ट्रेन किया है, प्रिंसिपल ट्रेनिंग्स। वाह। अच्छा, फिर उसके बाद असातिज़ा जिनको बराह रास्त क्लास में जाके उस पूरे प्रोसेस को अब इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, बच्चे जो बैठे हुए हैं वो भी दरअसल इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं। बिल्कुल। उनको भी ट्रेन करना होगा आपको कि वो तालीम लेने के लिए तैयार हो जाएं, जहन उनका क्या हो, क्या सोच के बैठे हों। और फिर उनको भेजने वाले पेरेंट्स, अगर उनका जहन नहीं है तालीम से मुतल्लिक़, तो आप ये तीनों लोग जितनी भी मेहनत कर लें, पेरेंट्स जो है वो किसी न किसी तरह से और मैं आपको बताऊं बड़ी हैरान कुन बात, अगर आप मुझसे पूछेंगी, अगरचे कि मैं तनकीद नहीं करता, मेरी आदत नहीं है तनकीद करने की, लेकिन मैं अपने तजर्बा आपके सामने शो कर रहा हूँ। मैं बतौर उस्ताद सबसे ज़्यादा जो मुज़ाहमत होती है बच्चों को पढ़ाने में वो पेरेंट्स करते हैं। यानी हमारे यहाँ पेरेंट्स तैयार नहीं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मादरत के साथ। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के कंधों पर अपनी शोहरत की बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। वो इसलिए तैयार नहीं कि मेरे बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग हो, उनकी बेसिक्स क्लियर हों, वो इंटेलेक्चुअल हों, उनकी शख्सियत के अंदर निखार आए, वो जज्बाती तौर पर बैलेंस हों, वो नफ्सियाती तौर पर बैलेंस हों, सोशली वो बहुत इंटरेक्ट करने वाले हों। ये सब दायरे हैं ना टीचिंग के। नहीं, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए ये सब, हमें तो आप एक तो रिज़ल्ट अच्छा दे दें और बच्चों की राइटिंग अच्छी बनवा दें। और ये चीज़ें कि बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं, फिलहाल के बच्चे के तो इतने मार्क्स आने, तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने पेरेंट्स को भी ट्रेन करें, उन्हें बताएं कि पढ़ाने का क्या मतलब है।
यानी पढ़ाने का मतलब ये है कि 4 डायरेक्शन में बच्चों की नशोनुमा हो, बिल्कुल। उनकी ज़हनी नशोनुमा हो, उनकी जिस्मानी नशोनुमा हो, उनकी जज्बाती नशोनुमा हो, उनकी जो है वो मजहबी नशोनुमा हो और नफ्सियाती नशोनुमा, माशरती। तो जब तक पेरेंट्स पूरे सिनेरियो में नहीं देखेंगे एजुकेशन को, वो यही बोलेंगे कि भाई पास कर दो, ग्रेड अच्छा आना चाहिए, और हमारी जो चाची का बेटा था वो तो फर्स्ट आ गया बिल्कुल। और हमारा बच्चा फर्स्ट नहीं आया, लिहाजा ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई। फिर एक और चीज है कि फिलान जगह ट्यूशन पढ़ी है, हाँ तो उसके मार्क्स ज्यादा हैं, बिल्कुल। तो ट्यूशन चेंज कर देंगे पर बच्चे पर तवज्जो नहीं हाँ, देंगे। स्कूल चेंज कर देंगे, ट्यूशन हाँ। चेंज कर देंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्टिक्स हैं, मैं आपको बताऊं ऑप्टिक्स, यानी पेरेंट्स तालीम और तरबियत के बजाय सिंपल ऑप्टिक्स को देख रहे हैं बस। स्कूल भी ऑप्टिक्स हो, अगर बहुत खूबसूरत स्कूल है, वहाँ असातिज़ा बहुत खूबसूरत हैं, रिसेप्शनिस्ट बहुत खूबसूरत है, पैसे बहुत खूबसूरत है। वो इसको देख रहे हैं ऑप्टिक्स को, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, जो चीज़ स्कूलिंग के जो नताइज हैं वो दरअसल बच्चे में आते हैं ना, तो बच्चे में आते हैं वो देर से, फ़ौरन नहीं आते। यानी बच्चे को आप नर्सरी में जब डालते हो तो हम उसको मेंटेन करते करते 6ठी 7वीं 8वीं तक नज़र आने लगता है। इतना वालिदैन थोड़ी इंतज़ार करते हैं, वो उनको वो ऑप्टिक्स समझ नहीं आते। इसलिए जो आपने कहा कि अब टीचर्स पेरेंट्स की भी क्या ट्रेनिंग होती है, यस, आपके यहाँ जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनके पेरेंट्स को ये ट्रेन करना ज़रूरी है कि स्कूल क्या कर रहा है। अगर वो ट्रेन है तो स्कूल के प्लान से मुत्तफिक होते हैं, और अगर वो ट्रेन नहीं है, बदकिस्मती से नहीं है, बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली नहीं है वो ट्रेन, नतीजा क्या होता है, बेहतरीन स्कूल होता है लेकिन उसमें बच्चों की तादाद बहुत कम होती है, बदतरीन स्कूल होता है, बच्चों की तादाद उसमें बहुत होती है। ये अलमिया हमारे यहाँ डेवलप। बिल्कुल, ये चीज़ है। और अगर मैं बात कहूँ तो पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स उनको कुछ समझते ही नहीं है, वहाँ पे डिस्कशन क्या करनी है और वो करके क्या आते हैं। अगर मैं बताऊँ, सोशल मीडिया में इस तरह के बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह वायरल है। वो पेरेंट्स जाके टीचर को कहती है, आप समझाए ना, मेरा बच्चा गोश्त नहीं खाता। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब इस तरह की डिस्कशन होगी तो आगे आप खुद ही चलते हैं। नहीं, आप तो देखें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के को कुछ सोच रही हैं। एक ज़माने में जब आप पढ़ रही थी या मैं पढ़ रहा था, बहुत वहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत रोल प्ले करती थी। आज आपके यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहली बात तो पेरेंट्स आते ही नहीं। बिल्कुल, आजकल लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, सब कुछ वहीं पे हो रहा है, वो आते ही नहीं, उनको इस बात की परवाह ही नहीं है क्या स्कूल के अंदर हो रहा है, और हम बुला बुला के थक जाते हैं। भाई आप यकीन जानिए, जब मैं अपने स्कूल के अंदर पेरेंट्स की ट्रेनिंग करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्योंकि एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है और लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे असातिज़ा, तो वो तो आते हैं। लेकिन जब मैं एक जनरल पब्लिक ट्रेनिंग करता हूँ तो वही पेरेंट्स जो मेरे होते हैं वो आ जाते हैं, बाकी पेरेंट्स इधर उधर से नहीं आते। तो ये इश्यूज़ हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। फिर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग, आपके यहाँ जो 9th और 10th का जो बच्चा है, जो बालिग हो गया है, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, आप हैरान होंगे, मैं इसको महसूस करता हूँ, इनको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, अब आप इनको पढ़ा नहीं सकते। क्या वजूहात हुई ऐसी कि कैसे यहाँ तक आ गए बच्चे कि वो पढ़ना नहीं चाहते। आप हैरान होंगे कि मुझे किसी स्कूल के अंदर जो है वो कहा कि हमारा टीचर नहीं है, आप 15 दिन की ऐसी क्लास ले लें बच्चों की। तो मैं जब गया तो 3 दिन तक तो बच्चों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं बोला हमें नहीं पढ़ना आपसे, साफ खड़े होकर, आप क्यों पढ़ा रहे हैं ये सर, हम तो नहीं पढ़ना चाहते। तो आप आए क्यों, हम तो चिल करने आते हैं। तो ये हाँ। तो बात ये है कि 9th 10th के बच्चे, और फिर ये वो हैं जो अब अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगे, जो घर की जिम्मेदारी उठाएंगे, जो समाज की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं, और ये दरअसल अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिर्फ तालीम की है उसके लिए तैयार नहीं है। तो कैसे अपने वालिदैन का बोझ उठा लेंगे, कैसे समाज का बोझ उठा लेंगे। तो 9th 10th का बच्चा आपके यहाँ पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, इसकी भी मैं अगर ये कहें कि क्या उनका कसूर है, बड़ा आसान होता है ये कहना कि बच्चों का कसूर है, सारे बच्चे बिगड़ गए। आसान तरीका ये भी, हम क्या करें जी, माशरा ख़राब हो गया, हम क्या करें जी, सोशल मीडिया आ गया। नहीं, ये वजूहात नहीं है, अगर हैं तो बहुत लाइट हैं। असल वजह कुछ और है।
मैं अपने आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं टीचिंग के शोबे में, उनको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा आपके यहाँ नहीं पढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है। दो वजूहात, वैसे तो बहुत वजूहात हैं, हम पूरा घंटा इस पर लगा सकते हैं, लेकिन दो वजूहात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि हमने बच्चे को शुरू दिन से तजलील से गुजारा है। हम उसकी तजलील करते हैं, सही, उसको जलील करते हैं बात बात पे। असातिज़ा वो तीसरी में है, दूसरी में है, तो हम काम नहीं किया उसको सज़ा दे दी, पूरी क्लास में उसको जो है वो डीमोरलाइज कर दिया। अच्छा, इसमें एक इशू ये आता है कि बच्चों को लिखना पढ़ना आया नहीं, स्कूल के सिलेबस में खामी थी, आपने पहली क्लास तक लिखना पढ़ना सिखाना ज़रूरी होता है, अगर नहीं सिखाएंगे तो कोर्स का लोड बच्चा कैसे लेगा। जी जी बिल्कुल। आपने वो सिखाया नहीं, बच्चा सेकंड में आ गया, उसके बाद 10 किताबें आ गई, टेक्स्ट वो पढ़ नहीं सकता, अखज़ वो कर नहीं सकता क्या बात कही जा रही है, तो उसकी जो सस्पेंस है, तजस्सुस है, वो तो डेवलप ही नहीं हो रहा। अच्छा, अब जब वो पढ़ना तो लिखना आया नहीं, लोड आपने डाल दिया, अब आप उसको जलील करना शुरू कर देते। आपको मैं एक वाक़या सुनाऊँ बड़ा अजीब व गरीब। जी जी बिल्कुल। मैं किसी स्कूल के अंदर टीचर ट्रेनिंग के लिए जाया करता था, तो मैंने देखा जब मैं एक क्लास में जाता तो एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ है। मैंने कहा बेटा आप बाहर क्यों खड़े हो? मिस ने बाहर निकाला। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन में रुका, मैं थोड़ा सा रुक के बच्चे का हाथ पकड़ के क्लास में गया। मैंने बोला मिस आपने इसको बाहर क्यों निकाला? बोला ये सबक नहीं सुनाता इंग्लिश का, याद करके नहीं आता घर से। मैंने कहा बेटे आप क्यों याद करके नहीं आते? उसने कहा मुझे पढ़ना ही नहीं आता। मैंने उसको बोला आप टेक्स्ट पढ़ो। मैंने कहा BAT बैट क्या बनता है, यानी वो 3 हरूफ को मिलाकर जोड़ने की एबिलिटी से अभी उसके अंदर नहीं है। वो 4th क्लास में है, इंग्लिश मीडियम में है, उसकी सोशल स्टडीज़ भी इंग्लिश में है, साइंस भी इंग्लिश में है, और उसे अभी टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता। अच्छा, टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता और मिस उसके साथ क्या सलूक कर रही हैं, रोज़ाना क्लास के बाहर उसको खड़ा कर देती है। तो क्लास भी मिस हो रही है उसकी। मिस हो रही है, और वो किस नफ्सियाती डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अच्छा, अब ये बच्चा 9वीं में आएगा, देखो अभी ये बच्चा है ना, इसके पास पोटेंशियल नहीं है, ये आपसे बदला नहीं ले सकता। 10वीं में 9वीं में जब ये आते हैं ना बच्चे, तो इनमें आ जाती है ताकत, इनमें आ जाता है पोटेंशियल, अपनी बात को बयान करने का, इजहार करने का, चीखने का, चिल्लाने का, जवाब और ये लड़कपन में अमूमन ही होता है ना। अब ये दरअसल क्या करते हैं, ये लेते हैं आपसे बदला। बिल्कुल। वो सारे प्रोसेस से जो आप गुजार के लाए हो उन्हें 9वीं 10वीं जमात में, हर स्कूल का 9-10 का बच्चा अपनी स्कूल के असातिज़ा से, अपने वालिदैन से और पूरी इंतज़ामिया के साथ दरअसल बदला ले रहा होता। पहली वजह ना पढ़ने की, नंबर 1। दूसरी वजह क्या है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि आज आप जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर में लर्निंग इनफरादी हो गई है। इनफरादी से मुराद मेरी विंडो है मेरे पास, मैं अपनी पसंद की चीज़ देखूंगा, बिल्कुल, मैं उससे खुद लर्न करूंगा। यानी अब आप उस मोड में चले गए जहां लर्निंग इज्तिमाई नहीं रही, इनफरादी हो गई। बिल्कुल। लेकिन आज आप भी अपनी क्लास में सबको इज्तिमाई पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। बच्चा इनफरादी तौर पर लर्निंग कर रहा है, इज्तिमाई माहौल से वो कुछ लर्न नहीं कर रहा। और हम आज भी अपनी क्लास में 40 बच्चों को बिठाकर एक लेक्चर को ठूंसने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी भी आप देखिए, जब आप पढ़ा रहे थे तो बच्चा पता है कि आपकी बात पढ़ नहीं रहा होता, वो सिर्फ नोट कर रहा होता है। अच्छा, साइंटिस्ट का नाम आया, न्यूटन की बात हुई है, घर पे जाके न्यूटन देखूंगा। बिल्कुल। जब वो घर जाता है ना तो फिर वो खुद देखता है न्यूटन, वो खुद कोई लेक्चर देखने की कोशिश करता है, तो वो लर्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। हमारे असातिज़ा, हमारे स्कूल, हमारे एजुकेशन सिस्टम इस फेनोमेना को अभी तक मीट ही नहीं कर पा रहे। वो ये समझ रहे हैं कि अभी तक वही मस्जिद वाला सिस्टम है जिसमें इमाम साहब बैठे होंगे और लेक्चर दे रहे होंगे। यही चीज़ है। अगर मैं स्कूल्स के अलावा यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करूँ, जहाँ पे हम पूरा लेक्चर नोट नहीं करते, जो चीज़, जो लाइन, पंच लाइन जो हमें अच्छी लगती है, जो अच्छी हो, और हम उसे नोट करके फिर उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी आप जो उस वक्त इज्तिमाई लेक्चर है उससे लर्न नहीं करते, बिल्कुल नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करते। लर्न आप कैसे कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी। इज इट क्लियर?
अगर हमारे यहाँ इस बात का लिहाज हो जाए कि उस्ताद को ये पता हो कि ये जो मैं इज्तिमाई क्लास ले रहा हूँ ना, ये बच्चे नहीं सीख रहे, ये जाएंगे घर पे और इनफरादी सीखेंगे, तो अब मेरे लेक्चर में वो उनकी इनफरादी लाइन और डायरेक्शन का तयन होना शुरू हो जाएगा। मैं उनको बताऊंगा आप चैनल पे जाइए, ये लिखिए, आप फलाने लिंक्स पे जाइए, ये लिखिए, आपको फलानी वेबसाइट पे ये मिलेगा। अगर मैं ये कह दूं साथ साथ पढ़ाने के, तो फिर बच्चा क्या होता है, बच्चा आपको लेना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है मैं जब टीचर मुझे समझा रहे हैं बात को, तो कुछ बात तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं घर पे जाके समझूंगा, उसके लिए टीचर ने मुझे डायरेक्शन दे दी है। ये मोड हमारे यहाँ अभी तक बिल्कुल, और इससे इंटरेस्ट भी डेवलप होता है बच्चे का कि अगर घर जाके कोई चीज़ समझ नहीं आई, आके उस्ताद के कि सर आपने ये लिंक दिया था, ये देखा मुझे समझ, आप मुझे समझाते हैं। ये रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट और टीचर का, वो बिजी होता है, वो ज़हनी तौर पर बिजी होता है। वरना अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखें ना, तीसरी वजह अगर आप गौर करेंगे तो ये है कि फोकस इंतहाई शॉर्ट हो गया है। यानी मैं और आप जिस ज़माने में पढ़ रहे थे, उस ज़माने में हम नावल भी पढ़ सकते थे, 4 घंटे का नावल अगर बैठ के हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा लाइब्रेरी में मैंने 4 साल गुजारे, तो उसमें तो आप 12-12 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। आज के बच्चों को आप कोई कहानी दे दें, कोई किताब दे दें, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता वो, सोचेंगे उसका फोकस आउट है। बिल्कुल ठीक है, तो जब फोकस आउट हो गया तो अब आप कैसे पढ़ाएंगे। इसमें सोशल मीडिया का रोल है, इसमें आपके यहाँ ये जो फेसबुक है इसका बड़ा रोल है, क्योंकि हर 1 सेकंड के बाद उसका जहन का जो इंतशार है वो शिफ्ट हो रहा है। सही, वो शिफ्ट होने की वजह से वो किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, इसलिए बहुत ज़रूरी है टीचिंग के जो हमारे चारों लोग हैं कि वो बहुत तवज्जो के साथ फोकस को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ सोचें, या ट्रेनिंग सेशन रखें, या कोई टेक्निकल चीज़ लेकर आएँ कि कैसे बच्चों का फोकस को आपको मेंटेन करना है। तो बहुत सारी वजूहात हैं क्यों नहीं पढ़ते 9-10 के बच्चे। इसमें से 3 वजूहात मैंने आपके सामने डिस्कस की। नंबर 1, वो बदले के मूड, और वो ये बोलते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, घर में शायद नहीं सिखाते इसको अदब वगैरह, तो तभी बदतमीज़ हो गया। वो ये नहीं समझते कि जैसे आपने क्लियर किया कि वो बदतमीज़ हुआ नहीं, उसे बनाया गया। वो बनाया आपने, बिल्कुल। पहले आप उसको कह रहे थे इधर बैठ जाओ, उसकी बात नहीं सुन रहे थे आप, उसकी तजलील कर रहे थे आप, वो नहीं आपसे कुछ बदला ले रहा था, वो पोटेंशियल नहीं था उसके पास। अभी वो बड़ा हो गया है, बिल्कुल। अभी वो अपने अब्बा के साथ भी जो है वो बात करेगा। यानी जिस चीज़ों पे उसका बचपन से वालिद के साथ इख्तलाफ है, जिसको वो खामोशी से सुन लेता है, अब वो नहीं सुनेगा। जब आपको वो नहीं सुनता तो आप कहते हो ये स्कूल वालों ने क्या करा, ये माशरे ने क्या। भाई माशरा स्कूल नहीं, सब ने मिल के किया है। वो एक चीज़ बोलते हैं, आप उसको ज़रा क्लियर करें। वो बोलते हैं ना, जब बाप की चप्पल बेटे के पाँव में आ जाए। हाँ, ये चीज़ है, आ गई ना उसके पास। हाँ। अब वो पोटेंशियल आ गया उसके पास। वो आपसे जिन बातों में इख्तिलाफ, असल में आप बचपन से ही अगर उसको जलील करने के बजाय उसको सोचने समझने वाला इंसान समझते, मशीन समझने के बजाय उसको एहसासात और जज्बात का मजमुआ इंसान समझते, और उसको अपना हम ख्याल बनाने के लिए दलील की बुनियाद पर उससे बात करते। नहीं की ना आपने, बिल्कुल। आपने दलील की बुनियाद पे बात नहीं की, आपने डंडा लगा दिया, आपने गाली बक दी, आपने थप्पड़ लगा दिया, तो उसको भी दलील ख़त्म हो गई उसके पास भी। अब वो आपसे भी जब बात करेगा दलील से बात नहीं करेगा, चीख के बात करेगा। वो सीख लिया उसने। ये चीज़ अगर मैं कहूँ तो टीचर्स को देखनी चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे बात नहीं करे तो क्यों नहीं कर रहा, वो होमवर्क करके नहीं आया तो क्यों नहीं आया, 1 दिन भूल गया, 2 दिन भूल गया, 3, क्या वजह है इसकी। आप जाके बैठे, पेरेंट्स को बुलाएं। अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो आप भी, ये बोलते हैं ना माँ बाप का दर्जा होता है, आप उसको इतना कंफर्ट करें कि वो इजीली डिस्कस करे। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आपने कहा कि उसे टेक्स्ट जो है वो जोड़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ये तो सिखाने वाले आप है ना, आप थे ना। हाँ, आप सिखाएंगे तो उसे आएगा। और नहीं आया तो अब उसका क्या कसूर है कि उसको सोशल स्टडीज की इतनी मुश्किल किताब आपने दे दी है जो उसको पढ़नी भी नहीं आती। बिल्कुल। अब वो क्या करे। अब सवाल ये, अच्छा वो क्योंकि चौथी में वो कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन वो 10वीं में करेगा। बच्चों को ये पता नहीं होता कि सोशल स्टडीज होती क्या है, पर वो पढ़ रहे हैं। ये तो मसला है बहुत बड़ा। ये बिल्कुल एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है कि हम सिर्फ और सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हम उसके माफियुल ज़मीर, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसके अंदर ख्याल क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, और ख़ास तौर पर उसका ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, वो हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। अगर मैं एक चीज़ आपसे वो कहूँ, जैसे अपने टाइम में अगर मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, तो पढ़ते पढ़ते ना एक बच्चा जो होता है उस चीज़ का विज़न भी उसके सामने आने लगता है। जो साइंसदानों के बारे में बताते थे, तो मेरे दिमाग में विज़न हमेशा अंग्रेज़,
बड़े बड़े दाढ़ी मूंछों वाले। जी। कभी मैंने किसी ऐसे आम आदमी को तसव्वुर नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, हमें नहीं बताया जाता। अगर कोई हो भी तो हमें नहीं बताया जाता। और पिक्चर्स भी ऐसी खतरनाक वाली होती है, तो हम वही सोचते हैं और हम उनकी तरह बनने का कभी नहीं सोचते। बिल्कुल ऐसा ही, हम उससे दूर भागते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए ये सब्जेक्ट। हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जब वो क्लियर ना हो हाँ। तो हम कैसे सीखेंगे, फिर पढ़ाने को कोई फायदा ही नहीं होता। ये तो ये बहुत बड़ी डिबेट है। पढ़ाने की जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल दो राय नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा। आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों के 13 साल ज़िंदगी के ज़ाया कर रहे हैं। मैं ये बिलाशुबा एक्सेप्टेड है ये बात कि 13 साल की ज़िंदगी जो स्कूलिंग में है मैट्रिक तक, उसमें आप सिवाय समाजी तरबियत के, यानी लोगों के साथ मेल जोल के, आप उनको कोई चीज़ नहीं दे पा रहे। वो आपकी लर्निंग नहीं, बल्कि उल्टा आप उनकी क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं। बिल्कुल। डिसिप्लिन के नाम पे, कंट्रोलिंग के नाम पे उनको ग़ुलाम बनाकर उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उसको स्कूल बाज़ाब्ता किल करता है। उसको इन्हेंस करने के बजाय, देखिए सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है बच्चे को। किसी क्लास में बच्चा सवाल पूछ ले मुझसे या टीचर से, जिसको गुस्सा आ जाता है। जाहिर सी बात है। वो बोलती है इसने सवाल कैसे पूछा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। वो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। आप जिस इन्वायरमेंट में सवाल पूछना रोक दिया जाए, उस इन्वायरमेंट में तालीम हो सकती है। तालीम की बुनियादी शर्त तजस्सुस है, सवाल है। बिल्कुल। उसे आपने किल किया, आपने क्रिएटिविटी, आप पूछो सही है। उसे आपने किल किया, आपने पूरी तख्लीक, पूरी क्रिएटिविटी, सोचने समझने गौर फिक्र करने की एबिलिटी पे बंद जब वो नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगी, आपको कैसे समझ आएगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका विजन बच्चे की आंखों के सामने क्या पड़ रहा है। क्योंकि ये तो यही कहानी की तरह होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें टीचर्स पढ़ा रही होती हैं तो एक विजन हमारी आंखों के सामने आता है। हम उसको सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, शायद मैं किसी और ट्रैक में जा रही हूँ, तो मैं सवाल करूँगी ना, और वही सवाल करने के बाद डंडे पड़ते हैं। और इसमें जो बुनियादी मसला डेवलप हो गया है वो यही है कि जब आप बच्चों के ख़यालात, इम्पॉर्टेंट तरीन जो जुमला अगर मैं कहूँ यहाँ पर, वो है फ्रीडम ऑफ माइंड। एजुकेशन के लिए फ्रीडम ऑफ माइंड का होना इंतहाई ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ माइंड के बग़ैर कोई बच्चा लर्न नहीं करता। बिल्कुल। और आप अपने स्कूलों में फ्रीडम ऑफ माइंड के सख्त खिलाफ हैं। पूरी इंतज़ामिया, पूरा असातिज़ा, सारे पेरेंट्स फ्रीडम ऑफ माइंड के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, उसमें बहुत मेरे पास सवालात करते हैं बहुत सारे स्कूल के सरबराह हैं कि यार आप जो फ्रीडम ऑफ माइंड कह रहे हो, अगर हमने दे दिया अपने बच्चों को तो वो तो पूरा स्कूल तबाह कर देंगे। सही नहीं, मैंने इस पर बड़े ज़बरदस्त तजुर्बात किए अपने स्कूल के अंदर। याद रखें, अगर आप बच्चे को बताओगे सही क्या है और गलत क्या है, तो बच्चा हमेशा सही और गलत के लिए आप पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बचपन से उसको ये कहो, आप बताओ बेटे सही क्या, हमें नहीं पता, आप बताइए, आप सोचिए सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल। बचपन से अगर बच्चों को आप ये सिखाओगे ना कि मैं सोचूंगा सही क्या है गलत क्या है, और सोचते हैं बच्चे, आप हैरान होंगे। मैं तो नर्सरी क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चे की पेंसिल निकाल लेता है, सिर्फ आप जाके बोले हैं भाई क्या करा आपने, तो आप उस बच्चे को देख लेंगे कि वो समझ जाएगा कि मैंने गलत किया। यानी छोटा बच्चा तक ये जानता है कि ये गलत है, ये सही है। ये सही और गलत की उसकी जो ज़ाती सलाहियत कुदरत ने दी थी, आपने उसको डैमेज कर दिया ये कह के कि हमसे पूछो सही क्या है गलत क्या है, हम बताएंगे। अगर मैं आपसे एक कोई वाक़या शेयर करूं, मेरी अपनी कज़न है जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाई थी, छोटी सी है, तो वो असल में वो चीटिंग कर रही थी। बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, पर इतनी शार्प है, वो चीटिंग कर रही है। तो वो चीटिंग कर रही है। जब मैंने उसे पकड़ा और मैंने अपनी जो मेरी खाला है, मैंने उनको बताया कि खाला ये चीटिंग करी थी। मेरी खाला माशाल्लाह मैंने बोला खाला इसमें माशाल्लाह की क्या बात है? नहीं, वो रोना शुरू हो गई, इतनी तेज चीटिंग कर रही है। सही। मैंने बोला इस जगह आप डांटे ना उसे कि वो चीटिंग कर रही है। नहीं, मैं बाद में डांटूंगी, माशाल्लाह कैसे किया था करके दिखाओ। अरे ये तो क्योंकि हम नावाकिफ होते हैं, तरबियत से भी नावाकिफ होते हैं, वालिदैन उनको
ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि शादी तो हम हो जाती है, लेकिन हमें नहीं पता शादी के बाद हमारी जो औलाद होने वाली है उसको हमें कैसे ट्रैक पे लाना है, कैसे ट्रेन करना है। ये इसका कोई इदारा नहीं है हमारे पास। नहीं, मैं चीटिंग पे माशाल्लाह जब बोली बच्चा समझता है। अच्छा, फिर क्या होता है इसमें, सही और गलत भी गड़बड़ हो जाता है उसके। हाँ, मैंने किया क्या, यहाँ पे तो मेरी जो उस्ताद बैठी है वो मुझे डांट रही है और हमने माशाल्लाह बोल रही है, तो अब वो कंफ्यूज हो गया बच्चा ना। हाँ, तो फिर हमने उसे इस तरह किया, मैंने बोला आपने चीटिंग की, वो भले ही मेरी खाला खुशी से रो रही है, मैंने बोला आपने जब चीटिंग की ना, देखो आपकी अम्मी रो रही है। फिर इस तरह से मैंने बोला आप जब भी चीटिंग करोगे तो आपकी अम्मी रोएंगी। तो नहीं मैं नहीं करूंगी, अपनी तोतली जबान में मैं नहीं करूंगी, ये है बच्चे। हाँ नहीं, ऐसा ही है। अब मैं जो सजेस्ट करता हूँ इसमें वो ये है कि हर बच्चे को आप जब भी वो गलती करे ना तो उसको डांटें ना उसको मारें, बल्कि आप उससे बात करें। बिल्कुल। बेटे ये जो आपने किया है आप बताइए क्या ये आपने सही किया या गलत किया। मैं आप हैरान होंगे 90% बच्चा एडमिट करता है कि मैंने गलत किया। बिल्कुल ठीक है, 90%। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, वो कहते हैं मैंने सही किया है। अच्छा, जैसे वो कहते हैं मैंने सही किया तो मैं क्या करता हूँ, फिर कहता हूँ अच्छा ये जो आपने किया है अगर ये आपके साथ हो तो, यानी आपने वो जिस चीज़ को गलत को सही कह रहा उसको उसी पर ज़रा डालिए, तो फ़ौरन कहता नहीं मैंने गलत किया। बिल्कुल। तो अगर हम बच्चों को बचपन से ये तरबियत देंगे कि वो खुद से ये फैसला करें सही क्या है गलत क्या है, तो वो बड़ी उम्र तक आते आते वो बहुत अच्छे अंदाज से। अब मेरे पास आप देखें, मेरा जो स्कूल है उसमें बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। बच्चे खुद से फैसले करते हैं, खुद से सोचते हैं उनको क्या करना है। वाह। सही और गलत का तस्वुर हमने दिया हुआ। जब भी कोई बच्चा गलती करता है हमारे यहाँ सज़ा देने का कोई तस्वुर नहीं। उसको बुलाएंगे, उससे बात करेंगे, बेटे आपने ये किया, ये आपने क्यों किया, आप बताइए ये सही किया या गलत किया। अगर वो कॉमन है भी, एग्रेसिव नहीं है, तो वो बोलता सर मैंने गलत किया, सॉरी मैं आइंदा नहीं करूँ, इट्स ओके, ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर वो एग्रेसिव है तो फिर हम उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं कि भाई आप किसी गलत चीज़ को सही कैसे करें। बिल्कुल। वो आपको बच्चों को फिर हेल्प करनी होती है, उनकी ट्रेनिंग करनी होती है, उनको बताना होता है, फ़िलासफ़ी देनी होती है कि नहीं सही की फ़िलासफ़ी अलग है, गलत की फ़िलासफ़ी अलग है, और बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि आप उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँकें, नहीं, वो इंसान हैं, सोचते हैं, जज्बात हैं, खुशी और गम से गुजरते हैं। ये चीज़ है कि हर बच्चे की अपनी अलग सलाहियतें होती हैं, अपनी अलग खूबियाँ होती हैं, और टीचर का यही काम होता है कि आप उसको पहचानो, उसे तराशो। बिल्कुल। और ये है कि अमूमन ये बोलते हैं कि हमारे एक ही सिलेबस है और सभी बच्चे यही पढ़ेंगे और सबको यही ही सीखना है। जी जी। जो वहाँ से जिसका इंटरेस्ट हुआ तो वही टॉपर, और जिसका इंटरेस्ट नहीं हुआ, जिसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट, तो बैक बेंचर। यही है, और बैक बेंचर बनने में फ़ायदे बहुत हैं। लगता है आप बैक बेंचर नहीं हैं। ये ना मैं उस कैटेगरी में आती हूँ कि टॉपर भी और बैक बेंचर भी। अच्छा, वेरी गुड। ये वाला, ये दोनों तरफ, मतलब शरारतें मैं करती थी पर नाम मेरा नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब स्कूल के टाइम हमारे जो प्रिंसिपल थे, मैं उनकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा जो होती है ना वो थी, तो वो मुझे जब भी वो जर्नलिस्ट, हाँ हुमा तुम ना जर्नलिस्ट बनना, तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बिल्कुल क्लिक हुआ था। तो ये है कि जब इंटर के बाद फील्ड सोच रहे थे बैठ के सबके, उमा को किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, तो मेरा इंटरेस्ट देखा इन लोगों ने, तो घर वालों ने भी देखा कि हाँ ये कर सकती है, ये इसके बोलने का अंदाज ऐसा है, ये बातें बहुत ज़्यादा करती है, तो तुम चली जाओ इधर। मैंने बोला ठीक है। तो वो चीज़ फिर जब मैं गई उधर, जब मेरा एडमिशन हुआ, फिर जब मैंने अपने सर को टेक्स्ट किया, प्रिंसिपल सर को, कि मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन लिया है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी बताया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मेरे एक दोस्त भी है जो पढ़ाता है। तो मैंने बोला अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ नाम दिया था, तो अब 4 साल गुजरने के बाद वो चीज़ मुझे याद नहीं रही कि क्या नाम था उनके दोस्त का, क्या था क्या नहीं था। फिर ये है कि तो मैं यूनिवर्सिटी में भी यही टॉपर और बैक बेंचर जब दोनों मिक्सचर हो जाता है तो नज़रों के सामने रहती है स्टूडेंट। तो सर ने हमें ये कहा कि आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम हो रहा है जर्नलिज्म का, आप लोग चले। तो मैं रेडी, मैंने बोला चले। तो हम लोग गए, तो उधर बैठी हूँ मैं अपने सर के साथ और बाकी स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ। तो बोले अभी जो मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त आने वाले हैं उनसे मैं आपसे मिलवाऊँगा। हम इंतज़ार में कौन से ख़ास दोस्त। तो तकरीबन 4 साल गुजर गए जब मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा था कि मेरे दोस्त उधर पढ़ाते हैं,
तो हम इंतज़ार में कौन से खास दोस्त। जब वो सर मेरे खड़े हुए अपने दोस्त के इस्तकबाल के लिए, उनसे पहले मैं भागती भी गई, मेरे प्रिंसिपल सर है। तो ये चीज़ हुई, तो ये बहुत इत्तेफाक था। नहीं, ये मेंटोरिंग हुई ना। अगर हम ये कहें कि आपके जो प्रिंसिपल थे वो सिर्फ प्रिंसिपल नहीं थे, वो एक मेंटोर थे। बिल्कुल, उन्होंने बचपन में ही आपके अंदर वो जो सलाहियत थी उसको देख लिया था और उसको शार्प करने के लिए इजहार भी कर दिया था आपके सामने कि बेटा आपकी फील्ड ये होनी चाहिए। तो जो उस्ताद होता है ना, वो दरअसल मेंटोर भी होता है, लेकिन शर्त ये है कि वो उस्ताद हो। बिल्कुल। फिर वहाँ पे ना वो सॉफ्ट झगड़ा जो होता है ना, वो बोले मेरी स्टूडेंट है, वो बोले नहीं अब मेरी स्टूडेंट है, अब मेरी स्टूडेंट। वो अपनी दोस्ती भूल गए जो हमें मिला रहे थे, वो इसी बात पे झगड़ रहे थे कि मेरी स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट है। तो ये सीन, और मुझे बहुत खुशी हुई थी इस चीज़ से कि, और वो चमक जो मुझे नज़र आ रही थी ना अपने प्रिंसिपल के आंखों में, बस यही, हाँ यही देखना था मुझे, और यही मैंने देख लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, और बहुत अच्छा हुआ हमारा आज का प्रोग्राम, और बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको ख़त्म करूं क्योंकि जब ऐसे टॉपिक डिस्कस होते हैं ना, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता उनको ख़त्म करने का। पर हमारे जो है प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे प्रोग्राम में, अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत कुछ हमें समझाया, और हमारे जो कॉन्सेप्ट थे जैसे टीचर और उनकी ट्रेनिंग के बारे में उनको भी क्लियर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। गोले चारूका अनुमे मरागश बुत्ता वात हलाज मर्ची की मरागश बाज वशो बाज मनी दिल नगुश की बिल्कुल भी ती मरागश हलास कनगा बले मारती मरागश हलास कना कपी गोले चारूका जैसे अंचू एदा अजाई साहब निश्ते हमारे सरपदी दाद पेरेंट्स आनी हवाले ची स्टूडेंट आनी हवाले ची टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले ची बाज शर मा बाज गोशंती ने इम्प्रेस भी तय शी चीज़ें अच्छी के कनगे टीचिंग ट्रेनिंग करवाएंगे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चिया इंट्रे बाद मैट्रिक के रन जो हमें मर्दमाई रवा प्राइवेट स्कूल टीचिंग करना आ शामी चीज़ कि आ अंगा तक स्टूडेंट आया स्टूडेंट अच्छी टीचर वाला सफ़र अंगा तक पार न कोता ए सफ़र शन चूँ पार करगी ए जायसा भी शनि दस्तगिरी शन पार का होती लेक्चर जरिए और शी लेक्चर शी यूट्यूब चैनल हम मौजूदा हमारा मर्दम जो दीर मर्दमा शी रात के नखना के क्लासेस बिजी शी लेक्चर कना भले शबाज शरी जूड़ी को तामी लेक्चर रिकॉर्ड को तुगा और यूट्यूब चैनल मौजूदा जाहिद अली मुगल नामी सरश मबुरुए बेचारे था और गोले चारों को नू भी देता थी होस्टार इजाज़त अंचु में दुआओं को मरागश स्टार्ट को दुआओं को मरागश हलास हम कनी वश पे बात है खुश पे बात है खुशिया ग्रंथ पे बात है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।